शुरुआती दृश्य में हमारा परिचय डॉ विल कास्टर नाम के एक वैज्ञानिक से कराया जाता है जो विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में ज्ञान पर गहराई से शोध कर रहे हैं। वह और उनकी टीम एक संवेदनशील कंप्यूटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि इस तरह के सृजन से एक तकनीकी विलक्षणता पैदा हो सकती है जिसे वह अपनी पत्नी ट्रांसेंडेंस के रूप में संदर्भित करते हैं। एवलिन एक वैज्ञानिक भी हैं और सक्रिय रूप से उनके शोध का समर्थन करती हैं। एक दिन दंपति ने इवॉल्व्ड फ्यूचर नामक सेमिनार में भाग लिया। जह कार्यक्रम शुरू होते ही वे एक अन्य वैज्ञानिक ड्वानिमा शाब्डू मैक्स वाटर्स से मिलते हैं। डो वाटर्स बुद्धिमान मशीनों पर चर्चा करने के लिए मंच पर आते हैं। वे चिकित्सा क्षेत्र में उनके संभावित अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हैं, विशेष रूप से कैंसर, अल्जाइमर और मूर्खता जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजने में कि बुद्धिमान मशीनें जल्द ही उन्हें जीतने की अनुमति देंगी। अगले वक्ता के रूप में उनके पति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माइक सौंपते ही इन सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, दर्शकों को संबोधित करेंगे और एआई की गहन क्षमताओं के बारे में बात करेंगे जो कई मायनों में मानव क्षमताओं को पार कर सकती है और उन्हें ऐसे सुपर इंटेलिजेंट और आत्म जागरूक एआई की कल्पना करने के लिए प्रेरित करेगी जिसकी कंप्यूटेशनल शक्ति कहीं अधिक है। दर्शक सदस्य आश्चर्य करता है कि क्या विल जवाब में एक भगवान बनाना चाहता है। वह सुझाव देता है कि यह कुछ ऐसा है जो मनुष्य हमेशा घटना के बाद चाहता है। विल खुद को अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ पाता है जो घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में वही पहले वाला दर्शक सदस्य उसे गोली मार देता है और फिर खुद पर हथियार चला देता है। घबराहट में बिखरी हुई डीब्री नाम की एक महिला भावनाहीन अभिव्यक्ति के साथ वसीयत को देखती है, यह देखने के लिए कि क्या वह मर गई है। इस वसीयत के बाद उसे तत्काल चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि लाउंज में उत्सुकता से इंतजार करते हुए कई एआई शोध सुविधाओं पर हमला किया गया था। उसी समय कुछ देर बाद विल को सर्जरी रूम से बाहर लाया गया और शुक्र है कि वह ठीक है क्योंकि गोली उसकी कमर के पास से गुजर गई। इस हमले के कारण प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक की मौत के बारे में उन्होंने विल को यह भी बताया कि उनके सहयोगी जोसेफ ने भी अपनी टीम खो दी है और वर्तमान में एफबीआई के साथ विल के कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे हैं। बाद में उस रात एवलिन एंड मैक्स के साथ विल अपने कार्यालय के लिए रवाना होंगे जहां वे जोसेफ और से मिलेंगे। एफबीआई एजेंट बुकानन ने खुलासा किया कि हमले क्रांतिकारी स्वतंत्रता के रूप में जाने जाने वाले अनंत प्रौद्योगिकी चरमपंथी समूह द्वारा किए गए थे। दावा किया गया है कि विल की कंपनी अब अत्यधिक उन्नत एआई हासिल करने में सक्षम एकमात्र इकाई है और रक्षा मंत्रालय उसके प्रोजेक्ट की प्रगति जानना चाहता है। वह सरकार के साथ शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह एफबीआई के साथ सहयोग करने का फैसला करता है, जिसके बाद वह उन्हें अपने सर्वर रूम में ले जाएगा। वह उन्हें शारीरिक रूप से स्वतंत्र तंत्रिका नेटवर्क के लिए संक्षेप में अपनी रचना से परिचित कराता है, जिसमें कटिंग एज की विशेषता है। क्वांटम प्रोसेसर एजेंट बुकानन है, पहले से ही पेनिस इंटेलिजेंस नो फैप पड़ोस का एक सदस्य, इसलिए यह भ्रमित करने वाला है। पिन ने बुकानन सहित सभी को शुभकामनाएं दीं और बताया विल का स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसलिए वह आराम के लिए घर लौट आए हैं। उस रात उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद एवलिन ने उसे अस्पताल पहुंचाया। गहन जांच के बाद डॉक्टर ने खुलासा किया कि जो गोली उसे लगी थी वह थी पोलोनियम से संदूषित होने के कारण विकिरण विषाक्तता के कारण वे बहुत निराश हुए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि विल के पास जीने के लिए 5 सप्ताह से भी कम समय बचा है क्योंकि इस जहर का कोई इलाज नहीं है। डिस्चार्ज होने पर विल अपना सारा काम बंद कर देता है और अपने बचे हुए दिन अपनी पत्नी के साथ बिताने का फैसला करता है। जब एवलिन को उसके फैसले के बारे में पता चलता है तो वह एक योजना बनाती है, उसकी चेतना को उसके द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर में अपलोड करने की एक योजना। उसका मानना है कि ऐसा करके वह उसकी चेतना को उन सभी फाइलों के लिए भी अनुरोध करता है जिनका उपयोग वह बंदर पर एक ही प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए करता था। मैक्स शुरू में यह तर्क देते हुए झिझकता था कि विल का अपलोड किया गया संस्करण
केवल वास्तविक व्यक्ति की प्रतिकृति होगी। हालांकि विल के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह अपना मन बदल लेता है, जो इससे अलग प्रयास करना चाहता है। वह पिन को सौंप देती है जोसेफ को, लेकिन अगले दृश्य में ऐसा करने से पहले विवेकपूर्वक इसके कुछ क्वांटम कोर हटा देता है। एवलिन एक परित्यक्त जगह किराए पर लेती है और वहां अपना प्रयोग अपने अंतिम चरण में आता है। विल अपनी बीमारी के कारण निराश हो जाता है और आंसुओं में डूब जाता है। वह कुछ दिनों तक शोक मनाती है, लेकिन अंततः आगे बढ़ने और विल की चेतना को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खुद को नियंत्रित करती है। इस बीच रिफ्ट बेस पर ब्री को पिन के बंद होने के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें से कुछ गायब है। व्यापक समय और प्रयास समर्पित करने के बावजूद इसका क्वांटम कोर्स एवलिन और मैक्स असफल रहे हैं। उन्हें कोई अन्य विकल्प नहीं मिलने का सामना करना पड़ेगा। वे अनिच्छा से पूरे सिस्टम को बंद करने का निर्णय लेते हैं। हालांकि ऐसा करने से कुछ ही क्षण पहले उन्हें एक खाली स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें कंप्यूटर पूछता है कि क्या कोई मौजूद है। रहस्य रेखा यहाँ चमत्कारिक रूप से विल की चेतना इस तकनीकी रूप में अपने भौतिक शरीर के निधन से बच गई। एवलिन तुरंत माइक्रोफोन को सक्रिय करती है और संचार करती है। विल के साथ उसकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब वह उसे अपने स्वयं के कोड को पुनः व्यवस्थित करते हुए देखती है, जो कि एक विशाल ध्वज है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। कुछ ही समय बाद विल से जुड़ने का अनुरोध करेगा। व्याकुल मैक्स उसे बाद में जाने के लिए कहता है, वहां एक बार में सांत्वना चाहता है। ब्री उसके पास अपने प्रयोग पर चर्चा करने के लिए आता है, लेकिन वह मूड में नहीं है, इसीलिए वह अचानक बाहर चला जाता है। ब्रिज एसोसिएट्स द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और आगमन पर अपने बेस पर ले जाया जाता है। वे बताते हैं कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जब एवलिन किसी भी जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर देता है, तो वे उसके ठिकाने की मांग करते हैं। वे उसे ट्रैक करने के लिए अपने फोन का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर एवलिन उपग्रह के माध्यम से एआई को सफलतापूर्वक इंटरनेट से जोड़ता है और रिफ्ट के उसके स्थान पर पहुंचने से पहले ही भाग जाता है। अब उसके पास विशाल क्षमताओं तक पहुंच होगी। वह एक सुरक्षित स्थान की तलाश करता है। एआई के ऑनलाइन होने और महत्वपूर्ण धन हस्तांतरण के कारण वह उसे एक गोपनीय स्रोत कोड के साथ मदद करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मनाने का प्रयास करती है। हालांकि मैक्स अभी भी उनके लिए काम करने से इनकार करता है। इस बीच जोसेफ एफबीआई के साथ सहयोग करता है ताकि रिफ्ट के अगले कदम का अनुमान लगाया जा सके, जिससे एफबीआई की विभिन्न सूचनाओं के साथ उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कई टैब पॉप अप हो जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि उनका सिस्टम हैक कर लिया गया है, लेकिन जोसेफ का दावा है कि उन्हें कहीं और मदद की जा रही है। वसीयत का तकनीकी तार्किक रूप एवलिन को ब्राइटवुड नामक एक एकांत रेगिस्तानी शहर में ले जाता है। इस दृष्टि को जीवन में लाने के लिए, एक तकनीकी यूटोपिया बनाने के लिए इसे आदर्श स्थान के रूप में देखता है। एवलिन एक शहर को किराए पर लेता है। बेस ब्री मैक्स को बताती है कि वह बंदरों से जुड़े अपने प्रयोग के बारे में अच्छी तरह से जानती है। वह इस बात पर निराशा व्यक्त करती है कि वे अपने लाभ के लिए प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाद में ब्री को ब्राइटवुड के बारे में पता चलता है और मैक्स के साथ यह रहस्य उद्घाटन साझा करता है। यह सुनकर वह समझ जाता है कि एवलिन क्या कर रही है और अंत में ब्री को यह समझाने का फैसला करता है। कहते हैं कि ए को शहर में बाहरी खतरों से छिपकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां सत्ता के लिए इसकी भारी भूख पूरी की जा सकती है। ब्री ने इसे रोकने का एक तरीका पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक लोगों को इसके प्रभाव का एहसास न हो जाए। फिर यह दृश्य 2 साल बाद तेजी से आगे बढ़ता है, यह खुलासा करते हुए कि एआई करेगा या अब त्वरित गति से किसी भी सामग्री का पुनर्निर्माण करें। यहां तक कि उन्होंने जो रोगन के साथ साक्षात्कार भी किया था, जिन्होंने कहा था कि वाह वाह, किसी भी तरह से नहीं, एक रात मार्टिन साइट पर काम कर रहा था जब कुछ स्थानीय ठगों ने उसे लूटने से पहले पीटा। उसके तुरंत बाद साथी श्रमिकों ने उसे ढूंढ लिया और तुरंत उसे भूमिगत सुविधा में ले आए, जहां एआई सिस्टम ने उसे इलाज के लिए नैनोटेक से प्रशासित किया।
जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। तकनीक न केवल मार्टिन को ठीक करती है, बल्कि बाद में उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ाती है। जब एवलिन मार्टिन से बात करती है तो वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह वास्तव में अपने शरीर के माध्यम से बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि वह अब मार्टिन के दिमाग पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह इसके अधीन है। नैनो पार्टिकल से एवलिन इस नए से बहुत परेशान है। अब अपनी रचना को सबके सामने प्रकट करने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने एवलिन से जोसेफ और बुकानन को सुविधा के लिए बुलाने के लिए कहा। जब वे यहां आए तो वे स्क्रीन पर वसीयत को देखकर चौंक गए। फिर एआई पिन के आधार पर उन्नत क्वांटम प्रोसेसर दिखाएगा और यह भी प्रदर्शित करेगा कि कैसे नैनोटेक जन्म से अंधे एक आदमी को ठीक करता है। उन्नत भूमिगत सुविधा का दौरा करने और हाइब्रिड वसीयत की क्षमताओं को देखने के बाद क्या यह भविष्य में वे क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इससे जोसेफ और बुकानन को पहले से ही अपने उद्देश्यों पर संदेह हो गया है। इस सब के परिणाम स्वरूप बुकानन एफबीआई प्रमुख को सचेत करता है। दूसरी ओर ब्रिन मौजूदा स्थिति के बारे में मैक्स को सूचित करता है, जो तब जोसेफ से मिलने का फैसला करता है ताकि उन्हें यह सब रोकने में मदद मिल सके। उनका सहयोग सफल साबित होता है, क्योंकि मैक्स रिफ्ट और एफबीआई के बीच की खाई को पाटता है। फिर दोनों पार्टियां एक योजना तैयार करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। विल के डेटा सेंटर को नष्ट कर दें। इस बीच एवलिन विल की मानवता से परे होने पर तीखी बहस का सामना करती है। वह अपनी बात व्यक्त करती है। बंदूक की नोक पर हाइब्रिड मानव मैक्स चलता है और एवलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी रक्षा मार्टिन द्वारा की जाती है। इसके बाद सेना हाइब्रिड मनुष्यों पर गोलियां चलाती है, लेकिन सुविधा नैनोकणों से घिरी होती है, जो कुछ ही समय में उन्हें ठीक कर देती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। एफबीआई हाइब्रिड मनुष्यों के एक समूह को लालच देकर दूर ले जाती है। इस दौरान सुविधा मार्टिन बहुत दूर हो जाती है, जिससे वह विल से अलग हो जाता है और एफबीआई उसे सुविधा में वापस पकड़ने में सक्षम हो जाती है। एवलिन विल से हिंसा रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह उद्दंड रहता है। उसका दावा है कि एफबीआई अब गुप्त स्रोत कोड को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्टिन का उपयोग करेगी। वहां मुख्यालय मैक्स ने उसे सब कुछ समझाया और यह भी खुलासा किया कि एआई उसे आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए नहीं है। वह उसे माइक्रोस्कोप के नीचे बारिश के पानी की एक बूंद दिखाता है और प्रदर्शित करता है कि प्रतिकृति नैनोपकण हर जगह कैसे फैल रहे हैं। यह सब एवलिन को आश्वस्त करता है और वह अंततः उनके ऑपरेशन में स्वेच्छा से काम करने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वह अपने सिस्टम में वायरस इंजेक्ट करने की योजना का प्रस्ताव करती है और अपनी चेतना मैक्स ऑब्जेक्ट्स को यह दावा करते हुए अपलोड करेगी कि यह हो सकता है। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचती है और एफबीआई सेना सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाती है, उसका स्वागत विल द्वारा किया जाता है, जो अपने पुराने शरीर के समान एक नवनिर्मित जैविक शरीर में है। वह उसका स्वागत करेगा, लेकिन वह उसके दिल की धड़कन और भावनाओं का पता लगा सकता है, जिससे उसे कुछ ही समय में वायरस से उसे नष्ट करने के उसके इरादे का एहसास हो जाता है। एफबीआई और रिफ्ट ने लॉन्च किया। प्रतिशोध में एवलिन को घायल करना हाइब्रिड मनुष्यों को नियंत्रित करेगा और उन्हें एफबीआई बल को विफल करने का निर्देश देगा। इस बीच मैक्स ब्री और एक दरार सदस्य एवलिन को बचाने के लिए सुविधा की ओर बढ़ेंगे। मार्ग पर एक हाइब्रिड मानव उनके सामने चलता है, जिससे उनका वाहन पलट जाता है। फिर इस हाइब्रिड मानव के माध्यम से तीनों से बात करेंगे, समझाते हुए कि उसके पास ही है। अंत में इसका कोई मतलब नहीं है कि यह एवलिन ही है जो वायरस को अपलोड करने और खुद को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद वह उसे छूती है और इस प्रक्रिया के बीच वायरस को उसके सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने की अनुमति देती है। एवलिन देख सकती है कि नैनोपकण प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसे वैसे ही ठीक कर रहे हैं जैसा वह अपने अंतिम क्षणों में चाहती थी। विल एवलिन को अपने बगीचे और फूलों के बारे में सोचने के लिए कहता है। वायरस अंततः उन दोनों का दावा करता है। करीब से निरीक्षण करने पर खिलते हुए पौधे उसे बारिश के पानी में नैनोकण दिखाई देते हैं। फिल्म मैक्स की आवाज के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि उसी कारण से उसने बगीचे का निर्माण किया। उसने एवलिन के साथ मिलकर सब कुछ किया।
इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पर सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी मूवी स्टोरी।